कि क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ ट्रिक पे फोकस करना है। तो बेसिक आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जीन डिसऑर्डर में दो टाइप के होते हैं, एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो सकते हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आपके ये जितने भी डिसऑर्डर आते हैं, चाहे उनको डोमिनेंट डिसऑर्डर बोल दीजिए या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या सेक्स लिंक डिसीज है जिसमें आपका एक्स लिंक आ जाता है, वाई लिंक आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से जो एग्जामिनर है सीएसआर में आपको एग्जाम्पल देके बताता है, तो वो आपको केस नहीं बताता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल यूज किया है या फिर रिसेसिव है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करता है, प्रॉब्लम का केस बता देगा कि एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का चाइल्ड है या पेरेंट्स है, अफेक्टेड है नहीं है, सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है या कलर ब्लाइंड का है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, वो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है या ऑटोसोमल है। ठीक है। एक्स लिंक है, उससे पता होने से ही आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कि ये आपके जो पाथ फाइंडर उसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है। एक सिकल सेल एनीमिया का है, एक माइटोपिक डिस्ट्रोफी का है जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा हुआ है, एक में ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पे एक ट्रिक बन जाती है, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं इसमें क्या होता है, अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। अनअफेक्टेड चाइल्ड भी होते हैं इसमें, देखो कुछ अनअफेक्टेड चाइल्ड भी होते हैं। ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसी केस में उल्टा बन जाता है इसका कि अनअफेक्टेड क्या है, पेरेंट्स हैं, और अफेक्टेड क्या है, चाइल्ड हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है। तो ये ट्रिक है जो सीएसआर में सबसे ज़्यादा लगती है। सीएसआर में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, मोस्टली क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं, और उनका फोकस या ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव पर होता है। ठीक है। तो इनका एक ये भी होता है, एक मॉर्निंग में ऑटोसोमल डोमिनेंट पूछेंगे, इवनिंग में ऑटोसोमल रिसेसिव पूछेंगे, या वाइस वर्सा टाइप का कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम को तो डिस्कस करा हुआ है, इनको तो आप रीड कर लेंगे। ठीक है। इसमें कुछ बताने का कुछ है नहीं। कलर ब्लाइंडनेस है जो, वो क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। ठीक है। जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि अब इसमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि एक ये केस बन सकता है हमारे पास, एक ये बन सकता है। ठीक है। एक ये नॉर्मल है। ठीक है। या फिर ये नॉर्मल है। तो जहाँ पर सिर्फ एक एक्स पर ये देखो, ये है, एक एक्स क्रोमोसोम पर अगर जीन है, अफेक्टेड जीन है, तो उसे हम कैरियर बोलते हैं। कैरियर होता है जो अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है। वो सिर्फ कैरियर है, नॉर्मल है बट कैरियर है। ठीक है। उनसे आने वाली जनरेशन है उसमें कोई अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है, बट जहाँ पर दोनों जीन अफेक्ट हो जाते हैं उसे बोलते हैं हम, जो रिसेसिव होती है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, वो डिजीज हो गई है। ठीक है। वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है। मेल है, यहाँ पर नॉर्मल है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, अगर उसी का जीन अफेक्टेड हो जाए तो क्या हो जाएंगे, डिजीज होंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पन्नेट स्क्वायर लगाकर आपसे क्वेश्चन करा रहा होता है कि पॉसिबिलिटी बनाए, बताइए कि जो प्रोजेनी आएगी कितने परसेंट अफेक्टेड होंगे, कितने परसेंट अफेक्टेड नहीं होंगे। एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि मान लो, सपोज करो कि जो मदर है वो क्या है, कैरियर है, और फादर है वो नॉर्मल है। ठीक है। अब जो इनका कितना परसेंट मेल जो चाइल्ड होंगे वो अफेक्टेड होंगे। ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, सीधा पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। पन्नेट स्क्वायर तो सभी को आता होगा बनाना जनरली। एक तरफ हम मेल फीमेल को रख लेते हैं, एक तरफ मेल को रख दिया जाता है। ठीक है। आप इसका क्रॉस करा दीजिए, जहाँ पर सिर्फ क्या होगा, ये तो नॉर्मल बनेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक फीमेल कैरियर होगी और एक मेल है जो वो सिर्फ वो अफेक्टेड होगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि जो मेल है वन अफेक्टेड है, 1/4 अफेक्टेड है। दैट मीन्स क्या है, जो सन है वो अफेक्टेड है। ठीक है। इसको 25% हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। दो दो मार्क्स में मिलते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये इसका, सीएसआर का। हेमोफीलिया सेम है बिल्कुल, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है वैसे ही हेमोफीलिया है। ठीक है। अब फिनाइल कीटोयूरिया है जो, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ है, किस डिसऑर्डर है। बट आजकल क्वेश्चनों में ये भी पूछने लगे हैं कि कोई जैसे फिनाइल कीटोयूरिया डिजीज़ है, वो क्यों हो रही है, इसका मतलब बेसिक प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है इसका। ठीक है। तो लैक ऑफ एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, जैसे कि जो फिनाइलिनिन होता है उसको कन्वर्जन होता है इसमें टायरोसिन वगैरह में। ठीक है। तो ये आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लें। ये थ्योरी तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सब, हाँ, ये चीज़ें देख लीजिएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपके जो सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में अगर कुछ क्रोमोसोम स्किप कर जाते हैं, जो डिवीजन नहीं होता है, या फिर जैसे मान लो कि आप लोगों को पता होगा माइटोसिस मियोसिस हो रही होती है। ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, जो सेकेंड फेज चल रही होती है, तो वहाँ पे कुछ क्रोमोसोम डिवीजन नहीं करते हैं। डिवीजन नहीं करते हैं तो क्या होता है कि
2n+2 भी होता है, यानी कि एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी दोनों होती हैं। 2n+-1 भी होता है, ठीक है। एनिप्लॉइडी मतलब -1 हो जाना, एक क्रोमोसोम का लेस हो जाना, और अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है उसे बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। दो टाइप के जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं वो आते हैं प्रोजेनी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल एक डाउन सिंड्रोम है, पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम क्या है। इसमें क्या होता है, 21 क्रोमोसोम पे ट्रायोसोमी हो जाती है, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में X0 हो जाता है, ठीक है, फीमेल होती है जो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, ठीक है। किन्फिल्टर सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है इस मेल में, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि ये आप लोगों को अगर दिखाई दे रहे हो, ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसमें काफ़ी उनके एग्जांपल दिए हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोयूरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, थैलेसेमिया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको यहाँ पर ये मायोटोपिक डिस्ट्रोफी दिख रहा होगा, जो हमने एक लास्ट एग्जाम्पल देखा है। सेक्स लिंक में आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है, ठीक है, ये आगे भी मेंशन करे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोसोमल रिसेसिव है जो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप फोकस इस पे कीजिए, ठीक है। तो ये तो कैरियर है, ठीक है, इन ये तो कैरियर है। कैरियर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज जो होती है वो एक जो रिसेसिव होता है, दो आप लोगों को पता हो ना, जीन जो एक ये होती है डोमिनेंट, इसे कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। इसे होमोजाइगस रिसेसिव बोलते हैं इसे, ठीक है। जो दोनों स्मॉल होती हैं, ठीक है, रिसेसिव जीन होती हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि एक डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में जो रिसेसिव होता है वो अपने करेक्टर को शो नहीं कर पाता है, सप्रेस कर देता है। बेसिकली क्या होता है, डोमिनेंट जीन होती है जो रिसेसिव जीन के करेक्टर को एक्सप्रेस होने से सप्रेस कर देता है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये तो हेट्रोजाइगस में प्रेजेंट में है, क्योंकि अफेक्टेड पूरी तरह से है नहीं है, बट एक जीन इसका फंक्शनल है, एक जीन अफेक्टेड है, तो उसे हम कैरियर बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली एग्जांपल लिया है। आपको अभी मैंने जो ट्रिक बताई थी, अनअफेक्टेड पेरेंट्स होंगे, ठीक है, कैरियर हो सकते हैं बट अनअफेक्टेड हैं, ठीक है, उनके अफेक्टेड चाइल्ड होंगे, ठीक है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, सिर्फ ये पहचानने के लिए आता है क्वेश्चन में, ठीक है, और कुछ नहीं पूछता। ये एक लेटेस्ट क्वेश्चन है जो इस साल भी आ सकता है सीएसआर में, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पेडिग्री से ही इसको मॉडिफाई कर दिया गया है कि एग्जांपल के तौर पर अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस अमोंग दी वाइट अमेरिकन्स, ठीक है, 1 in 2500, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे यहाँ पे, तो ये कैलकुलेट मैंने कर दिया है, ठीक है, ये करा हुआ है इसी में जहाँ से भी हमने सोर्स से लिया है, ठीक है। तो 1 in 2500, तो ये आपको पी स्क्वायर दे रखा है। पी स्क्वायर क्या होता है, किसी को पता है? हार्ट बीन बार इक्वेशन पता है किसी को? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इजकल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जीन इफेक्ट नहीं होता। और अगर हम p प्लस क्यू डायरेक्ट अलील, ये होती हैं अलील, ठीक है, अलील होती हैं, ठीक है, ये 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की बात कर रहा है। ऑटोसोमल डोमिनेंट अलील, अलील तो नहीं कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें पी दिया हुआ है 1 in 2500, ठीक है। दैट मीन्स ये पी की वैल्यू है, पी स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं कि जैसे मान लो कि टोटल कितना है, 2500 है, ठीक है। पहले पी को डायरेक्ट पी निकाल लीजिए, पी स्क्वायर इक्वल टू 1/2500 है, ठीक है। तो खाली पी क्या हो जाएगा, सॉरी, पी निकल कर आएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिए 1/2500, तो 1/50 आएगा, ठीक है। तो क्यू क्या निकल कर आएगा, क्यू इक्वल पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करिए यहाँ पर, ठीक है। पी की वैल्यू आपके पास आ रही 1/50 माइनस 1, सॉरी, -1 इक्वल टू क्यू। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 4950, ठीक है, ये क्यू की वैल्यू निकल कर आएगी। अब बस आपके पास P है, Q है, और आपका हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला क्या होता है, 2pq होता है, ठीक है। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछना चाहिए उनको, ठीक है। और पहले तो नहीं पूछा है, बट अब पूछना चाहिए उसे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसका।
ऑटोजोमल डोमिनेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अफेक्टेड पेरेंट्स होता है, एक भी पेरेंट हो सकता है, दोनों अफेक्टेड भी हो सकते हैं, बट उनके अनअफेक्टेड चाइल्ड भी होते हैं। देखो ये दो चाइल्ड हैं, ये अनअफेक्टेड हैं, ये अ, कुछ अफेक्टेड भी हो सकते हैं बट अनअफेक्टेड चाइल्ड्स हैं इनके, ठीक है। तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है। तो ये सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल इसमें है, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा, रखना चाहिए और इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें जो थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। यह है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है, इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको याद रख लीजिएगा। ओकुलर एल्बिनिज्म है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक ये ग्लूकोज 6 PD डेफिशिएंसी है, ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हेमोफीलिया बता चुके हैं पहले भी आप लोगों को। ये तीन एग्जाम्पल तो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई ये आइडेंटिफाई करने वाला होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो हमें दो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है या एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर है? कोई बच्चा बता सकता है? हाउ यू आइडेंटिफाई दी एक्स लिंक? ये तो चलो ठीक है कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसीज है या एक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज है, इतना तो पता चल जाता है। एक्स लिंक है, क्रोमोसोम पर बेस्ड है, ठीक है, एक्स पर जीन जो लोकेटेड है वो अफेक्टेड है, दैट मीन्स वो एक्स लिंक डिसीज है, ठीक है। अब एक्स लिंक डिजीज के अंदर भी डोमिनेंट भी आ रहा है, रिसेसिव भी आ रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है? ये सर उसमें एक्स लिंक रिसेसिव में मदर से सन में ट्रांसफर होगा और एक्स लिंक डोमिनेंट में फादर से जो है वो डॉटर में जाएगा जी। अच्छा, तो आपने तो गलत बता दिया है। लीजिए यहाँ से फादर था, ये एक्स लिंक डोमिनेंट में एक्स और वाई था, और फादर तो इस डॉटर को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, ठीक है, जो रिसेसिव डिसऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया, इसमें कंडीशन ये है एक्स सी, ठीक है। और जब इसमें दोनों में कोई भी अब इसका जो सन होगा, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, अफेक्टेड होगा, ऑलवेज अफेक्टेड होगा, ठीक है। बट जो डोमिनेंट होता है उसका मतलब ये है कि अगर एक एक्स जीन भी अफेक्टेड है तो वो क्या होगा, अफेक्टेड ही होगा वो, ठीक है। एक नॉर्मल जीन है बट वो डोमिनेंट है, जो एक अफेक्टेड जीन हुआ है वो डोमिनेंट है, इसीलिए वो डिजीज हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे चांस है, क्योंकि इसका जो अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो इसका ये जीनोटाइप है, ठीक है। अब इसमें 50% चांस है कि जो हमारा ये डॉटर है, ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आ जाए, एक फादर से आ जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मल होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट केस में, ठीक है, अफेक्टेड फीमेल के, अफेक्टेड मदर से, ठीक है, अनअफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि सन भी अनअफेक्टेड भी हो सकता है। बट रिसेसिव केस में ऑलवेज जितने भी सन होंगे वो तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, 110% अफेक्टेड होंगे, ठीक है। बट डोमिनेंट में स्किप हो सकती है जनरेशन, ठीक है, स्किप जनरेशन हो सकती है, ठीक है। किसी को इस पर डाउट तो नहीं? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है लोगों को। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया हो? चलो अच्छी बात है, सबको आ गया। तो ये हमारी जो ट्रिक है हम मोस्टली यूज करते हैं वो यही है कि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप पहले उसके इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से चलें, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें कि उसको आइडेंटिफाई करने का, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो कि अब वो रिसेसिव है, ये मान लो ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ठीक है। अब हम इसको केस मान के चल रहे हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे अफेक्टेड है उसके पेरेंट्स कैसे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ये हेट्रोजाइगोस हो, मैं एक लिंक मान के नहीं चल रहा हूँ इसे, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट मान के चल रहा हूँ, रिसेसिव मान के चल रहा हूँ, या फिर ये हो सकता है, दो केस हो सकते हैं। बट ये है, अगर मान लो अगर ये रिसेसिव वाला केस होता तो ये नॉर्मल होता, ठीक है, ये नॉर्मल होता, ठीक है, अफेक्टेड नहीं, तो ये अफेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जल्दी आंसर तक पहुंचते हैं, ठीक है। बाकी आप ट्रिक लगाएंगे कि जैसे मान लो ये ट्रिक है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज कर लेते हैं बच्चे से, अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ठीक है, अफेक्टेड चाइल्ड्स दिख रहे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होगी, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अनअफेक्टेड चाइल्ड हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट केस होगा। ज़्यादा करके क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे आप लोगों के, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मोस्टली यही क्वेश्चनों को सॉल्व कर देती है, ठीक है।
अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, देख लेंगे। वाई लिंक इनहेरिटेंस में देखिए, आप लोगों को पता होगा अगर फादर अफेक्टेड है तो जितने भी उसके सन है, ठीक है, इस जो जनरेशन से जनरेशन बच्चों में जा रहा है तो इसको क्या नाम दिया जाता है? एक नाम दिया जाता है इसको, कुछ किसी को याद है? कोई टर्म यूज करी जाती है इसके लिए, वाई लिंक इनहेरिटेंस के लिए? नहीं पता? एग्जाम्पल तो इसका एक और भी है, बाल्डनेस। अगर फादर साहब गंजे हैं तो उसके आने वाली जितने भी जनरेशन होंगे सब बाल्डनेस होंगे, ठीक है, गंजे होंगे सभी, ठीक है। ये स्किप जनरेशन नहीं करते हैं, जनरेशन स्किप नहीं होती है। चलो ठीक, मेरे को याद नहीं वो टर्म, मैं भूल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं मुझे कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल रिसेसिव है? क्या है ऑप्शन है आपके पास? ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक और वाई लिंक। बताइए, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्वेश्चन है। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाएं और इसे यहीं पे तैयार करें ताकि आप लोगों को एटलीस्ट कुछ तो फायदा हो सीएसआर में। अफेक्टेड पेरेंट्स, अनअफेक्टेड चाइल्ड्स, क्या होगा बताइए? ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक, आ जाइए। अफेक्टेड पेरेंट्स, और यहाँ पे तो सारे ही अफेक्टेड हैं, ठीक है, बट अनअफेक्टेड जनरेशन है इसकी। ये भी ऑटोजोमल डोमिनेंट, ये भी ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है। अफेक्टेड चाइल्ड, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड चाइल्ड्स, ऑटोजोमल ऑटोजोमल रिसेसिव है। रिसेसिव, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, अफेक्टेड पेरेंट्स। सर ये एक्स लिंक क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती, अगर मदर अफेक्टेड है तो उसका हर एक चाइल्ड, ठीक है, जो सन होगा वो अफेक्टेड होना चाहिए। एक्स लिंक तो इसलिए नहीं हो सकती, ठीक है। और वाई लिंक भी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेल अफेक्टेड तो सारे मेल अफेक्टेड होने चाहिए, इसलिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट होंगे, ठीक है। इसलिए अफेक्टेड पेरेंट्स, अनअफेक्टेड चाइल्ड, ऑटोजोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट। ठीक है। तो सीएसआर बहुत आसान क्वेश्चन बनाती है, बहुत साथ है। आप लोग जब स्क्रीन देख रहे होते हैं तो एक पेज पर तो मतलब एक स्क्रीन पर तो यही आता है पूरा, एक पेज पर तो एक चार्ट बना आता है बड़ा, ठीक है। उस पर फिर नीचे लिखे होते हैं अफेक्टेड फीमेल, अनअफेक्टेड, अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, फिर दूसरा बढ़ जाता है, फिर तीसरा आता है कि उसमें ऑप्शन लिखे होते हैं। बच्चा 3 पेज देख कर उसे क्या करता है, तुरंत स्किप मारता है, दूसरा करेंगे। अरे भाई यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, आसान है ये, और यहाँ पे गलती होने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। सीएसआर का एग्जाम है, बहुत आसान है, बट आपको बस वीक पॉइंट्स का पता होना चाहिए। अगर आपको वीक पॉइंट्स पता है सीएसआर के क्या हैं तो आप इजीली क्वालिफाइड कर जाओगे अच्छी रैंक के साथ। अगर वीक पॉइंट्स नहीं पता है तो आप सालें लग जाती हैं बट इंटरेस्ट नहीं निकलता है, ठीक है। अब देखो, ऑटोसोमल रिसेसिव, अनअफेक्टेड पेरेंट्स, अनअफेक्टेड पेरेंट्स मतलब कैरियर हो सकते हैं, दैट मीन्स कैरियर होना अफेक्टेड नहीं है, वो नॉर्मल है, कैरियर है बट, ठीक है। बट उनके क्या है, अफेक्टेड चाइल्ड्स हैं। अनअफेक्टेड पेरेंट्स, अनअफेक्टेड चाइल्ड्स, ऑटोसोमल क्या आएगा? रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव। सेकंड क्वेश्चन देख लिया, अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अनअफेक्टेड चाइल्ड्स हैं, ऑटोसोमल क्या होगा? डोमिनेंट, डोमिनेंट। ठीक है। एक्स लिंक में क्या है था, सपोज करो कि हमारी जो ये यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनमें एक कैरियर है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है उनका 25%। ये देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, पनेट स्क्वायर लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये हेटेरोजाइगस हो गया, ये मेल है जो नॉर्मल है, ठीक है। अब इसका लगा लीजिए आप, ठीक है। एक तरफ रख दीजिए, जनरली फीमेल ऊपर रखी जाती है, मेल नीचे रखते हैं, ठीक है। अब इनको कराइए आप, एक्स ये हो गया, ये नॉर्मल एक्स फीमेल है, ठीक है, नॉर्मल, ये अफेक्टेड है, सॉरी, ठीक है, हो गया। तो कितने परसेंट अफेक्टेड है, 25%, वो भी सन अफेक्टेड होंगे, ठीक है। बाकी क्या है, और 25% क्या है, जो हम डॉटर है वो क्या है, कैरियर है। और 25%, और अगर पूछा जाए नॉर्मल कितनी है, नॉर्मल 50% नॉर्मल है। कैरियर 25% है बट नॉर्मल है, ठीक है। और अनअफेक्टेड जो सन है वो क्या है, नॉर्मल, 25% नॉर्मल है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन होता है, जैसे नहीं, मुश्किल नहीं होता, ठीक है। एक्स लिंक डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट में क्या होता है, ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट। अब देखो यहाँ पे मदर क्या है, नॉर्मल है, कोई कैरियर वेरियर नहीं है, ठीक है। तो कैरियर नहीं है तो जितने भी सन होंगे वो क्या है, उनके चांसेस हैं सर्वाइव करें और वो अफेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। अब वहाँ पर भी ये कह रहा है कि कैरियर कैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, बट 50% चांस है। 50% चांस क्यों है, नहीं 50% चांस भी नहीं है, ठीक है। एक लिंक डोमिनेंट, एक एक्स क्रोमोसोम अगर अफेक्टेड है तो अफेक्टेड कंसिडर करा जाएगा, कैरियर कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेल से क्या हो गया, डॉटर भी अफेक्टेड हो गई। वन एक्स क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फादर, दैट मीन्स शी विल बिकम द अफेक्टेड। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ये आपके सीएसआर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, इनको करिए आप। पहला क्वेश्चन ये है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्वेश्चन है कि आपको पहचानना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, या एक्स लिंक है, या वाई लिंक है, बताएं। पहला क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, सर ऑटोसोमल रिसेसिव है ये। ठीक है। देखो अगर एक्स लिंक होता, ठीक है, तो एक्स लिंक होती तो मदर अफेक्टेड है तो 110% जो जितने भी सन होंगे वो अफेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। अगर मदर अफेक्टेड है, क्यों, दैट मीन्स अगर ये रिसेसिव होती तो दोनों एक्स क्रोमोसोम अफेक्ट होते हैं, ठीक है, दोनों जीन अफेक्टेड होती, तो एक एक्स क्रोमोसोम तो मदर से आता ना, तो अफेक्टेड होना चाहिए था, इसलिए दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, ठीक है। और अगर फादर अफेक्टेड होते सारे सन अफेक्टेड, इसलिए तीन ऑप्शन को तो तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। अब आप बचे सिर्फ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल, मेरी मानिएगा आप कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, अनअफेक्टेड चाइल्ड, ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव, बताएं। डोमिनेंट। हाँ, ठीक, क्वेश्चन सोल्व करिए इसे। इसमें तो मार्क करा हुआ आंसर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये क्वेश्चन कीजिए। इस बच्चे ने सपोज करो एक्स लिंक रिसेसिव मार्क किया इसे, ठीक है। अगर ये एक्स लिंक रिसेसिव है तो देट मीन्स ये जो पेरेंट्स हैं इनके फर्स्ट जनरेशन के, इसमें कैरियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कैरियर अगर होता है तो चांसेस हैं कि एक मेल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये मेल अफेक्टेड हो गया, ठीक। तो सपोज करो ये एक जो इसमें लिखा तो नहीं है बीच में, इनहेरिटेंस एग्जांपल एक्स डोमिनेंट और रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव डज द प्रोड्यूस, ठीक, कुछ नहीं बताया इसने, ठीक है। तो अगर ये कैरियर होता, ठीक है, तो चांसेस थे कि जो फीमेल हैं वो भी अफेक्ट हों और मेल हैं वो भी अफेक्ट हों, ठीक है, चांसेस बनते। सपोज करो ये भी अनअफेक्टेड है, ठीक है। अगर ये कैरियर है, अगर ये कैरियर है तो
चांस होते हैं कि सपोज करो एक्सी तो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है ऐसे कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जितने मेल होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी है अपनी 25%। 25% मतलब 1/4। ठीक है, बाकी हाँ 1/4 है। ठीक है, नॉर्मल है। ये अगर कैरियर है तो हो सकता है कि ये भी कैरियर हो। अगर ये कैरियर है, ये अफेक्टेड नहीं है, इसको डिजीज होने के लिए सन होगा वो तो चांस है कि अफेक्ट हो सकता है, बट डॉटर होगी वो अनअफेक्टेड होगी, हमेशा अनअफेक्टेड होगी। ठीक है, बट ये एक्स लिंक नहीं है। इसके पीछे कैसे हम बता सकते हैं? तो अभी हम सिर्फ ऐसे चले थे। ठीक है, ज़रा यहाँ पर आइए, यहाँ पे दोनों एक्स अफेक्टेड हैं। ठीक है, बट हमारा फिर भी जो सन है वो अनअफेक्टेड आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि एक्स लिंक में आ जाए ऐसा? इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बताएं। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड चाइल्ड, कौन सा डिसऑर्डर हो गए? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो याद रखना हमेशा आप सारे केस को देखें उसमें। ठीक है, कि कोई अगर मान लो हमारा प्रोजेनी में कोई फीमेल अगर अफेक्टेड है तो उसका जितने भी सन होंगे अगर वो सारे अफेक्टेड हैं, दैट मीन्स कि वो एक्स लिंक हो सकता है। ठीक है, अगर अफेक्टेड नहीं है तो जाहिर सी बात है या तो डोमिनेंट रिसेसिव है वो, ठीक है, या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या डोमिनेंट रिसेसिव है। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा हमारा जो ट्रिक है वो यही है कि आपको जैसे अनअफेक्टेड पेरेंट्स दिखते हैं, अफेक्टेड चाइल्ड दिखते हैं, आप मार्क करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव और वहाँ पर ऑटोसोमल डोमिनेंट। बट आप एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है उसको थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे ही क्वेश्चन देखा तुरंत सोल्व कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे कोई सोल्व कर सकता है, जून 2014 में आया था। बताएं, किसी को आता है ये सोल्व करना, या किसी ने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये समझा हो? किसी ने नहीं समझा? इन्होंने इसमें बताया कि नहीं बताया, देखते हैं। द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द कॉमन ट्रेट विच सोन कंप्लीट पेनेट्रेशन। ठीक है, कंप्लीट पेनेट्रेंस क्या होता है? एक तो पहले तो यही प्रॉब्लम आ जाती है। बेस्ड ऑन दी अबव पेडिग्री फिल दी ब्लैंक्स। ठीक है, जो भी यहाँ पर इनको सबका मार्क करना है। ब्लैंक मतलब ये इसको बताना है कि कितना परसेंट अफेक्टेड होगा नहीं होगा। ठीक है, द ट्रेट ए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड फ्रॉम द मैरिज इंडिविजुअल 3 फर्स्ट। ये जनरेशन पता आपको, इसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड जनरेशन कहते हैं। तो इन्होंने कहा है थर्ड जनरेशन का फर्स्ट जो मेंबर है ये मेंबर और सेकंड मेंबर, ठीक है, ये दोनों मैरिज करें और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, और सॉन दैट ट्रेड बी कंसिस्टिंग दैट द इंडिविजुअल थर्ड का वन इज ए कैरियर ऑफ द ट्रेड। इसको इन्होंने बता भी दिया कि ये कैरियर है। ठीक है, ये क्या है? कैरियर है। और कैरियर क्या होता है? ये हो सकता है। ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट्स, अनअफेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये ऐसा कुछ इन्होंने पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, वाई लिंक तो है नहीं। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर हमारा ये अफेक्ट कैरियर है तो हमें डिजीज़ बनाने के लिए कैरियर लेना चाहिए या फिर अफेक्टेड लेना चाहिए? जो मदर है वो तो डिजीज़ तो दिख नहीं रही है, तो 100% ये कैरियर भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है।
चांस तो दोनों के हैं, बट अफेक्टेड लाने के लिए हमें कैरियर यूज करना पड़ेगा। चलो अब इनके ऊपर जो पेरेंट्स हैं उनको देखा जाए। जब हमारा ये पेरेंट जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स कि दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होने चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ पे देखो, जब इसके पास है एक जीन अफेक्टेड सा ही है, अफेक्टेड मीन्स इससे एक जीन आया है, ये दोनों ही इसके रिसेसिव होंगे, अफेक्टेड है। ठीक है, एक जीन तो यहाँ से आया है फादर से, ठीक है, और बट दूसरा जो जीन है वो भी अफेक्टेड है, एक यहाँ से भी आया है। ठीक है, तो ये भी एक ही तो आ सकता है यहाँ से। ठीक है, दोनों थोड़ी ना आ सकते हैं, इसलिए जो दूसरा पेरेंट्स है वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो अब आपकी परसेंटेज निकाल लीजिए कि कितने हेट्रोजाइगस कितना कितना बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल होता है। ठीक है, और जो हेट्रोजाइगस होता है ये क्या होता है, कैरियर होता है, और ये क्या होता है, बिल्कुल डिजीज होता है। ठीक है, डिजीज होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे कि अब ये देखो, इसके चांस कितने, कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी। तो इसका पेरेंट्स कैसे हैं, इसका नेट स्क्वायर लगाइए आप। ठीक है, एक हेट्रोजाइगस है, एक रिसेसिव है, तो ये हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये रिसेसिव। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 2/2, दैट मीन्स 1। अब आप कहोगे 2/4 होनी चाहिए, ये दो केस हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये दो हैं। ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करेंगे हम, इनको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ हेट्रोजाइगस ढूंढ रहे हैं, और हेट्रोजाइगस या तो होमोजाइगस में देखा जाएगा या हेट्रोजाइगस में देखा जाएगा। हेट्रोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 4 में से नहीं, 2 में से 2 ही सर्वाइव कर रहे हैं, 2 नहीं है, सर्वाइव नहीं करे 2, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब इसका देखें, अब इसकी परसेंटेज कितनी है, ये भी पता होना चाहिए आपको कितना परसेंट है। ठीक है, अब ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो अब इसके लिए करिए। यहाँ पे कितना है, हेट्रोजाइगस के चांसेस कितने हैं, 2 हेट्रोजाइगस है, बट कितने में से, 3 में से, 2/3। तो इसका कितना है, 2/3। इसका कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, अब इस पर इसका देखें, जो प्रोजेनी है इसका कितना है। एक तो ये पहले ही बता दिया उसने कि उसका जो 1 मेंबर है वो तो क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, बस दूसरे मेंबर को हमें क्या रखना है, बताएं, हेट्रोजाइगस रखना है या होमोजाइगस रखना है, हेट्रोजाइगस रखना है। ये 2/3 सेम है ये तो। ठीक है, अच्छा, तो अफेक्टेड होने के चांस क्या है इसके, 1/3। ये जो ट्रेट है इसका अफेक्टेड होने के चांस कितने हैं, 1/3। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी को काउंट कर लीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं हम इसकी। 1 इसकी निकली थी, 2/3 इसकी निकली है, और 1/4 इसकी निकली है, 1/4 सेकेंड, 1 सेकेंड साइड। ठीक है, तो इसको करेंगे आप, कितना निकल कर आएगा, 2/12 आएगा, तो 1/6 इस तरीके से निकल कर आता है अफेक्टेड। किसी को समझ में आया है, हाँ तीनों के वो सर। निकालने होते हैं जब हमें कंप्लीट पेनिट्रेंस देखा जाता है। अगर कंप्लीट पेनिट्रेंस वर्ड नहीं यूज करते तो सिर्फ हम यही निकाल रहे होते हैं। ठीक, कंप्लीट का मतलब ये होता है कि आपको सबका निकाल के लेकर आना है। जी, कुछ पूछना चाह रहे थे कोई, बताएं। आपको 3 बार पनेट स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसका हर स्टेज पे लगाना पड़ेगा। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट अपने इसके पेरेंट्स है,
फिर सेकंड जनरेशन का यूज करते हुए आपको इसका थर्ड का निकालना पड़ेगा, फिर थर्ड जनरेशन का यूज करते हुए आपको इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको फिर फाइनल निकल कर आएगा कि इसकी पॉसिबिलिटी है जो अफेक्टेड होने की, ठीक है, जो ब्लैंक है, जो थर्ड वन और थर्ड टू की मैरिज से जो प्रोडक्ट आने वाला है उसके चांसेस क्या होंगे, ठीक है। ये आपके जून 2014 में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है, आता है, हर साल ही आता है। और एक चीज़ हम आपको बताएं, याद रखिएगा कहीं पे ऑप्शन में 2/3, 1/3, 2/6 ऑप्शन होते हैं ज़्यादा करके, वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। 1/4, 1/8, ठीक है। क्वेश्चन अगर नया हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको सोल्व करना आता है, जैसे कलर ब्लाइंड का है और या फिर एबीओ ब्लड ग्रुप का है, ठीक है, या फिर नॉर्मल कोई हेमोफीलिया का है, ठीक है, तो उस पर आप ये कॉन्सेप्ट ना लगाएं, ठीक है। ये आपको ऑटोजोमल केस पे लगाना है, ऑटोजोमल डोमिनेंट केस पे लगाना है, ठीक है। तो वहाँ पे चांसेस बन जाता है, ऑटोजोमल रिसेसिव होता है, उनके आंसर यही जाते हैं। सीएसआर में मोस्टली एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, बताएं। 3 बार पर नेट स्क्वायर लगेगा, एक बार यहाँ पे लगेगा, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पर, ठीक है। जितनी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आएगी निकल कर, उसको हम ऑटोजोमल जो भी इसका आंसर है वो निकलेगा हमारा, ठीक है। जो चांस हमारा बनेगा थर्ड है, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड फ्रॉम द मैरिज, ठीक है, थर्ड फर्स्ट और थर्ड का सेकंड विल शो द ट्रेट, ठीक है, बी, ट्रेट बी क्या है, मतलब ये तो ऑप्शन दिया, ठीक है, अफेक्टेड 1/6, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये भी आप लोगों को शायद 2013 में पूछा है, शायद 11 में पूछा, सीएसआर में, 4 मार्क्स का, ये भी थोड़ा याद नहीं है मुझे, बट पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आसान है, करें इसे, लगाएं अपना दिमाग। ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। अगर हमें ये इतना कुछ लिखा ना मिलता तो हमें, बच्चे क्लास में हैं या सभी सो गए? देखो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चाइल्ड्स हैं, ठीक है। ऑटोजोमल क्या होगा, रिसेसिव होगा। और इसने हालांकि मेंशन भी कर दिया है कि अल्बिनीज दे दिया, ठीक है, एक तो एग्जांपल दे दिया, ऊपर से उसने फिर भी बता दिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। आइडेंटिफाई दी कंफर्म द कैरियर इंडिविजुअल इन दी पेडिग्री, assuming that the member coming from the outside the family are homozygous for the dominant। अब कौन कौन से मेंबर हैं जो आउट ऑफ फैमिली आए हैं, एक तो ये मेंबर आया है, ठीक है, और कोई मेंबर है जो फैमिली से बाहर से आया, एक ये आया है, एक ये फैमिली से बाहर आया है, ठीक है। तो 3 मेंबर हैं जो शायद फैमिली से बाहर से आए हैं, ठीक है, बाकी तो सब फैमिली का ही है, ठीक है? ये भी फैमिली का है। ठीक है, तो कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो, ये अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कैरियर होंगे। ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों भी कैरियर होंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है। तो 4 तो ये आ गए, 4 तो इनको ढूंढ लीजिए, थर्ड के 2 3 5 6, थर्ड के 2 3 5 6, ठीक है, ये ऑप्शन एक एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखना पड़ेगा, अब जो ये हेट्रोजाइगस आया है ये कहाँ से आया है। अब ये हेट्रोजाइगस आने का रीजन क्या हो सकता है, ये हो सकता है, क्यों,
क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि जो फैमिली से आउटर साइड होंगे वो क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। ठीक है, डोमिनेंट अलील होंगे, तो जाहिर सी बात है यहीं से आएगा। तो सेकंड का 5 कहाँ पर है, सेकंड का 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट ऊपर वाले में नहीं है, तो एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं, ये कहाँ से आया है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये अपने पेरेंट्स इनमें से किसी से आया होगा, चलो इसको रहने देते हैं। ठीक है, हम्म, थर्ड। अब इसमें से थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि इनमें से आउटर साइड कौन सा है, थर्ड और फोर्थ में से, क्योंकि यहाँ से एक लाइन है जो वो मिट गई है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज कर रहा है। चलो मान ले थर्ड को अगर हम आउटर मानते हैं, तो ये हमारा मेंबर है जो, ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, तो फोर्थ भी हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, तो सेकंड का फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड का फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड का फोर्थ फिफ्थ है, सेकंड का फोर्थ फिफ्थ है। अब फर्स्ट का सेकंड बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट के सेकंड को कंफर्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं, जाहिर सी बात है कैरियर तो होगा। ठीक है, बट आप मार्क नहीं कर सकते, या कर सकते हैं कि फर्स्ट वाला है, क्योंकि दोनों ही एक ही मेंबर हैं, एक ही फैमिली के हैं, आउटर तो कोई सा है नहीं, और अफेक्टेड भी दोनों इंडिविजुअल नहीं है। अगर दोनों अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो सभी एक दो अफेक्टेड भी होता, तो इनमें से एक अफेक्टेड है। ठीक है, बट ये कह रहा है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो कहता है कि कंफर्म कर रहा है कि फर्स्ट वाला हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो आई थिंक ये गलत कह रहा है। ठीक है, हम इस मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम सिर्फ मार्क उसी कर सकते हैं जो कंफर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आसान होते हैं, तो डरे नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को करना चाहिए सीएसआर के एग्जाम में। और तो हाँ, एक ये है फाइलोजेनेटिक ट्री भी होते हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आजकल, बहुत फेमस चल रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो पहले इस क्वेश्चनों को देखिए, कोई बच्चा कर सकता है क्या। बाय रेफरेंस टू द ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, डायनासोर है, बर्ड्स हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द क्रोकोडाइल। तो किसी ने सोल्व किया है इससे पहले, आज से पहले। क्लास में बच्चे हैं या नहीं है, कोई बच्चा रेस्पॉन्स दे। एक ट्रिक होती है, ठीक है, सोल्व करने की। तो सबसे पहले हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब जिसका भी आपको रिलेशन देखना है, अब वो आप वहाँ तक पहुँचे। जैसे इन्होंने कहा है कि लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल, लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल, लिजर्ड क्रोकोडाइल तक जाएगा। एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, 4 5 6 टाइम, 6 बार में पहुंचने, 6 टाइम चलना पड़ता है इसको। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, बर्ड्स, लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल देन बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स तक पहुंचने के लिए कितना लगेगा इसको, 4 टाइम्स तो यहीं पर आ गया है, 5 टाइम्स, 6 टाइम नहीं, दोनों पर 6 बार पहुंच रहा है, यानी कि दोनों में सेम इक्वलिटी है। ठीक है, अब दूसरा है, ए लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स, लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स देन डायनासोर, देन डायनासोर, डायनासोर कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। ये भी गलत है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि डायनासोर के पास पहुंचने में इसको कितना लग रहा है, 1 2 3 6 टाइम इक्वल लग रहा है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। ए लिजर्ड इज इक्वली रिलेटेड टू क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स, दैट स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, ये सही है, क्योंकि 6 टाइम में ही वो क्रोकोडाइल तक पहुंचता है और 6 टाइम में ही वो बर्ड्स तक पहुंचता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेम आपको क्या करना है, वही ट्रिक अपनानी है। पहले मार्क कीजिए 1 2 3। ठीक है,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रोकोडाइल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिजर्ड, क्रोकोडाइल मोर क्लोजली रिलेटेड टू लिजर्ड, लिजर्ड की तरफ चलेगा क्रोकोडाइल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितना टाइम बाद पहुंचता है? 6 टाइम पे पहुंचता है, ठीक है। तो अब देखते हैं लिजर्ड बर्ड्स तक, देन बर्ड्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 1 2 3 4, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। जो क्रोकोडाइल है वो मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स है एज कम्पेयर टू लिजर्ड, लिजर्ड तक पहुंचने में उसको 6 स्टेप चलना पड़ता है, बट बर्ड्स की तरफ से 4 स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। तो एक क्रोकोडाइल इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू बर्ड्स देन द लिजर्ड, बिल्कुल सही बात, अभी सोल्व करा है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आराम से सोल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाइए, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल लाइन खींचनी है, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब रिलेशन बना लीजिए, ए लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू द टर्टल देन बर्ड्स, ठीक है। लिजर्ड को देख लीजिए, लिजर्ड इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू टर्टल, टर्टल की तरफ चलेगा लिजर्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम बाद पहुंचता है, ठीक है। और बर्ड्स तक कितने में पहुंचता है? बर्ड्स तक पहुंचने में 1 2 3 4, गलत बात, ठीक है। बर्ड्स का ज़्यादा क्लोज है। लिजर्ड इज इक्वली क्लोज टू बर्ड्स और टर्टल, गलत बात, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। लिजर्ड इज रिलेटेड टू टर्टल, ठीक है, बट नॉट रिलेटेड टू बर्ड्स, ये भी गलत बात है। लिजर्ड इज मोर क्लोज रिलेटेड टू बर्ड देन द टर्टल, डी विल बी द आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक बर्ड्स तक पहुँचने में उसे 4 स्टेप्स लगते हैं और टर्टल तक पहुँचने में उसे 6 स्टेप लगते हैं, ठीक है। तो मोर क्लोज रिलेटेड टू बर्ड्स का है, ना कि टर्टल का है, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फाइलोजेनिक ट्री, ठीक है, विच लेटर इंडिकेट द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर टू द मशरूम और म्यूजियम, ठीक है, माउस। इसमें आंसर आपका यह है कि जैसे मान लो बी या सी या डी या ई, ठीक है। इसके लिए हमें पहली स्लाइड को देखना होता है कि इसमें आपको मेंशन करा हुआ है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये होता है एंसेस्टर होता है, ये पास्ट रिसेंट की तरफ, ये रिसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एंसेस्टर कौन होता है, स्पेसिफिक इवेंट क्या होता है, यूनिक हिस्ट्री ऑफ बी, जैसे मान लो कि हर किसी की एक यूनिक हिस्ट्री होती है, ठीक है। अब कॉमन एंसेस्टर बी और सी, जो यहाँ पर जो मेंबर होगा वो कॉमन होगा, दोनों का एंसेस्टर होगा बी और सी का, ठीक है। जो यहाँ पे मेंबर होगा, ठीक है, वो ए बी और सी तीनों का कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो तभी आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जो डी है वो क्या है? कॉमन एंसेस्टर है, किस किस का? मशरूम का भी और माउस का भी है, ठीक है। तो यही उसने पूछा, क्योंकि ये आ गया ना जैसा भी हमने अभी देखा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन है कि ये रेफरेंस दिया हुआ है आपको और पूछ रहा है, ए जिराफ फ्रॉम द मोनोफाइलेटिक ग्रुप विद द वेल एंड हिप्पोपोटामस, ठीक है। तो जिराफ है जो वो क्या बनाता है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप बनाता है विद वेल एंड हिप्पोपोटामस, ठीक है। ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। मोनोफाइलेटिक ग्रुप क्या बनाता है? मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि जो अपना सिंगल कॉमन एंसेस्टर को शेयर करता हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिराफ है जो, जिराफ कितने मेंबर को शेयर कर रहा है? इसका एक ही मेंबर है, इसी के साथ शेयर कर रहा है, दोनों का है ना। ये वाला है जो एंसेस्टर है, जो इसका एंसेस्टर भी है और इसका एंसेस्टर भी है, तो कॉमन एंसेस्टर इनका, ठीक है। इसलिए वो क्या है? मोनोफाइलेटिक है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये थोड़ी हमारी अचीवमेंट्स हैं, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, और आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है।